गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए, इसको समझने के लिए थोड़ा मुझे आपको समझाना पड़ेगा। कंसेप्ट के पहले हमने चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले हम इसके कैपिटल के बारे में बात करते हैं कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो बिजनेस चलाने के लिए लगाया गया है। इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग लॉन्ग टर्म फंड्स भी कहते हैं, जो इस पर्पज से लाए हैं कि भाई ये इमीडिएटली पैसा विड्रॉ नहीं होगा। इसमें दो फंड होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर फंड और एक होता है लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है ना। अब शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर फंड्स में कौन कौन आ जाएगा। इसमें आ जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग, जो पैसा हमारे पास हमने रिजर्व में रखा हुआ है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म डेट्स में कौन कौन होते हैं, डिवेंचर्स, बैंक लोन। ठीक है जी। टर्म लोन अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, तो अब आप ये बताइए कि अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए हैं तो उन्हें कुछ आप इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। तो आप जो इंटरेस्ट देंगे उस इंटरेस्ट पर वो एक तरह से कंपनी की कॉस्ट है। ठीक है ना। इसीलिए अब हम अलग अलग डेट्स या डिवेंचर्स या टर्म लोन की बात नहीं कर रहे। हम एक ओवरऑल कैपिटल की कंपनी ने टोटल इतना पैसा लगा रखा है, उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। क्लियर है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को समझने का। दूसरा इससे हम समझाना ये भी चाहेंगे, एक कंसेप्ट तो ये है। दूसरा कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए मैं दो कंपनी लेता हूँ, एक कंपनी लेता हूँ जिस पर मैंने 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगा रखी है 1,00,000 रुपए की, और दूसरे ऑप्शन में मैं लेता हूँ 10% डिवेंचर्स ले रखे हैं 1,00,000 रुपए की, और कंपनी का एविटा जो हमने मान लिया वो है 50,000 रुपये। टैक्स की जो परसेंटेज है वो हमने मान ली 40%। तो दो केस हमने लिए, ए और बी। ए केस में हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले रखी है और बी केस में हमने डिवेंचर ले रखा है। तो जब इंटरेस्ट की बात आएगी तो 10,000 रुपये आपके यहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ 50,000 हुआ और यहाँ पर 40,000 हुआ। अब टैक्स देंगे, तो टैक्स की बात करें तो यहाँ 20,000, यहाँ 16,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 30,000, 24,000। यहाँ हम प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे।
कितना? 10,000। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है वो आपका इतना है। अब आप बताइए कि पैसा दोनों ने 1-1 लाख रुपए लिया, दोनों का एबिटा भी सेम है, टैक्स परसेंटेज भी सेम है, फिर भी एबिट प्रॉफिट बदल गया है, यहाँ पर बदल गया है, यहाँ 20,000 मिल रहा है और यहाँ 24,000 मिल रहा है। तो क्या कारण है ऐसा? तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट डिडक्टेबल है बिफोर टैक्स, और ये प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्टेबल है आफ्टर टैक्स। ये जो 10% है ये हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट है हमारी, जबकि ये 10% हम बिफोर टैक्स है। तो इस वजह से जब भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो सारी एक साथ करेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चूंकि 10,000 रुपये हमने पहले इसमें खर्चा बुक कर लिया था, तो हमारा टैक्स 4,000 रुपये कम लग रहा है। ये टैक्स वही है जो आपका इंटरेस्ट पर आपने बचा लिया है। इंटरेस्ट आपने खर्चा बुक कर लिया, तो जब आपने इंटरेस्ट खर्चा बुक कर लिया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। इसका मतलब है इंटरेस्ट की वजह से आपको 4,000 रुपये का टैक्स बच गया, और ये जो 4,000 रुपये का टैक्स है यही नीचे फर्क आ रहा है। 10,000 यहाँ डिडक्ट कर रहे हैं, 10,000 यहाँ डिडक्ट कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो 10% है आफ्टर टैक्स, और इसकी जो कॉस्ट है ये 10% है बिफोर टैक्स। इसका मतलब है अगर हम इसको आफ्टर टैक्स निकालना चाहें तो 1 - t करेंगे, दैट इज 10% इंटू 1 - 0.4, दैट इज 6% आफ्टर टैक्स। क्यों? क्योंकि आपको दोनों कॉस्ट सेम कंसेप्ट से निकली जा रही है। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो डिवेंचर की हमारी कॉस्ट है वो एक्चुअल में 6% है आफ्टर टैक्स में, और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 10% है। इसीलिए बी ऑप्शन हमारा ज़्यादा बेटर है। बट बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ये कैलकुलेशन हमें ना करना पड़े, हम डायरेक्ट यहीं से बता सकें, तो ये आप कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है ना? सो नाउ अब जो भी डिबेंचर्स या इंटरेस्ट जो भी बिफोर टैक्स वाले आइटम होंगे उनको हम आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर देंगे टू फाइंड आउट द एक्चुअल इफेक्टिव कॉस्ट आफ्टर टैक्स। इसी को हम लोग टैक्स शील्ड कहते हैं, टैक्स सेविंग कहते हैं, जो हमने इंटरेस्ट पे बेनिफिट हुआ है। अब जैसे हम डेप्रीशिएशन लेते हैं तो डेप्रीशिएशन भी हमारा टैक्स के पहले डिडक्ट होता है। तो कभी कभी हम कैलकुलेशंस में हम टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन करके वर्किंग करते हैं। ये वही है कि आफ्टर टैक्स इफेक्ट निकालने के लिए हमें ये करना पड़ता है। क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने सोचा कि आपको कंसेप्ट शुरू करने से पहले समझा दूँ। होता यह है कि हम लोग फॉर्मूले पढ़ते रहते हैं बट कंसेप्ट में नहीं जाते हैं। चलिए, सो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? नंबर 1, अब हमारे पास जो डेट्स कैपिटल के फंड्स हैं उन फंड्स पे हम लोग एक एक करके उनकी कॉस्ट निकालेंगे। क्या फॉर्मूले होंगे, क्या होंगे, सारी चीज़ें। ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। उसमें क्या क्या कंपोनेंट है? कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग सीखेंगे
एक तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। फिर इन सभी को अप्लाई करके हम बनाएंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कंपनी की निकलती है। इसी को हम बोलते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ डेट्स। कॉस्ट ऑफ डेट्स में जो हमारा आता है वो आता है दो तरीके के। एक है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट्स और एक है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स। समझ गया ना? डेट्स का मतलब डिवेंचर से ही है, लेकिन इसमें इंक्लूड आपका लोन भी आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको समझाएंगे। यहाँ पर लेते हैं हम इसको बाइफरकेट करने से हमें इजी ये रहता है कि हम आपको कंफर्टेबली फॉर्मूला समझा सकते हैं। पहले हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। ठीक है, इसको हम कॉस्ट ऑफ डेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे KD से। ठीक है, सो KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, आफ्टर टैक्स निकालना होगा ना, अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड या नेट इशू जो रिसीव्ड हुई है। ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट्स निकालना हो तो यहां पर आएगा KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। इसका मतलब समझ लीजिए, R का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, NP का मतलब है नेट प्रोसीड या जो नेट इशू रिसीव्ड, जो भी पैसा आपको रिसीव में मिला है। अब इसका कहना चाहते हैं कि सपोज कर लीजिए आपको नेट प्रोसीड आपको मिली है 9,700 रुपये, 3% की आपने डिस्काउंट है, और रिडीम करना है आपको 5% प्रीमियम पे, यानी कि 10,500। तो जो 800 रुपये है ये भी एक तरह से आपकी कॉस्ट है, लेकिन ये कॉस्ट कितने पीरियड के लिए है? जितने पीरियड के लिए आपको डेट्स मिला। अगर मैं कहता हूँ ये डेट्स आपको 5 ईयर्स के लिए मिला है तो 160 रुपीज़ पर ईयर आप इंटरेस्ट के साथ एक तरह से दे रहे हैं। RV अपॉन NP अपॉन 2 का मतलब है एवरेज फंड आपके पास क्या थे। ठीक है, चलिए मैं अब क्वेश्चन से इसको अप्लाई करता हूँ। I का मतलब इंटरेस्ट है, T का मतलब टैक्स रेट है, ये जानते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इससे समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 years ago सोना लिमिटेड इशू 12% रिडीमेबल डिवेंचर्स, सॉरी इररिडीमेबल डिवेंचर्स एट ₹103
a 3% premium to their par value. The current market price is 94. If the company pays corporate tax at the rate of 35%, what is the cost of debts? ठीक है, चलिए. सो एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड फॉर न्यू डेट्स. अगर न्यू इशू हो रहा है तो ठीक है, और करंट मार्केट प्राइस फॉर एग्जिस्टिंग डेट्स. अगर कोई पहले से डेट्स है तो उसके लिए करंट मार्केट प्राइस आएगी. तो अब से अप्लाई कर दें. के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हम लोग, 12% था आई थिंक सो, यस. तो आपने 12 रुपये इंटरेस्ट दिया होगा. 1 माइनस 0.35 अपॉन 94. सो के डी इज इक्वल टू ये आएगा आपका 8.30%. ठीक है. अब ये इस पर अप्लाई करते हैं. ये इरिडीमेबल किया हमने, अब रिडीमेबल वाला क्वेश्चन करते हैं. चलिए पढ़े. अ कंपनी इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. यानी कि इशू प्राइस हो गया आपका 110, इज टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018. एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स हो गया. डिवेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स एज्यूमिंग 35% ऑन द टैक्स रेट. ठीक है जी, ओके. अब क्वेश्चन में देखिए, ये एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं. यहाँ पर नेट प्रोसीड आपकी है 100 रुपये, सॉरी 110 है. नेट प्रोसीड है आपकी 110 रुपये. रिडीमेबल वैल्यू आपकी है 100 रुपये. नंबर ऑफ ईयर्स आपके 5 हैं. टैक्स आपका 35% है. एंड और क्या चाहिए हमें, आई चाहिए. आई कितने परसेंट है, 10% है. और इंटरेस्ट आपका जो है वो 10% है. सो के डी इज इक्वल टू 10, 1 माइनस 0.35 प्लस आर वी 100 माइनस 110 अपॉन 5 divided by 100 plus 110 upon 2. That is 6.5 plus minus 2 upon 105. So this comes to 4.28%. ये आपकी KDI. तो आपने देखा कि जब रिडीमेबल है तो क्या कंसेप्ट है और रिडीमेबल है तो क्या कंसेप्ट है. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब और क्वेश्चन देख लेते हैं. कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें उतना अच्छा है. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्या चेंज किया हमने, इसमें हमने इशू किया है सिर्फ 100 रुपये पे. ठीक है. एंड कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज 80. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर एज्यूमिंग दिस. कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट. ठीक है. आज की डेट में मार्केट प्राइस कंपनी की 100 रुपये 80 रुपये है.
चलिए लिखते हैं। इंटरेस्ट रेट हमारा है 10%, नेट प्रोसीड हमारी है 100 रुपये, नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 5, रिडीमेबल वैल्यू नहीं दी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आज की रेट में है तो हम मार्केट प्राइस पे रिडीम करेंगे। कुछ गिवन हो तो चलिए बात है, गिवन नहीं है। सो के डी इज इक्वल टू क्या होगा 10। अच्छा, टैक्स परसेंटेज भी दे रखा है, दैट इज 35%। 10 1 माइनस 0.35 100 सॉरी 80 माइनस 100 आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए पढ़ने में कितना फर्क आता है। इसको पढ़िए जरा, क्या लिखा है कंपनी ने। अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में। कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट्स। जब एग्जिस्टिंग डेट्स होता है तो कंसेप्ट में ही पढ़ाया था अभी हमने आपको कि नेट प्रोसीड में क्या एनपी में क्या लिया जाता है, करंट मार्केट प्राइस। सो ये क्वेश्चंस में जो हम ये कैलकुलेशंस ले रहे थे, ये सारी क्या हो गई हैं, गलत हो गई हैं। ठीक है, आई हमें दे रखा है, टैक्स हमें दे रखा है 35%, नेट प्रोसीड आएगी हमारी करंट मार्केट प्राइस, दैट इज 80, क्योंकि ये हमारा क्या है, पूछा है कंपनी ने एग्जिस्टिंग डेट्स के बारे में। रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं दी है तो हम पार पे रिडीम करेंगे, और ये आपका 5 ईयर्स है। सो नाउ के डी इज इक्वल टू क्या होगा, के डी इज इक्वल टू 10 1 माइनस 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस करंट मार्केट प्राइस अपॉन 5 अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस so this comes to 11.67%। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, हमने केडी समझा। अब एक केडी का एक और तरीका है कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने का, यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग में आप प्रेजेंट वैल्यू सीखेंगे, अच्छी तरह से सीखें। ठीक है, बट यहां पर हम समझ लेते हैं। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ कैश फ्लोज। हम कैश फ्लो का ही तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। चलिए, सो कैश फ्लो का सीक्वेंस क्या रहेगा, जो ईयर है और कैश फ्लो। ईयर 0 में हमें क्या मिलेगा, नेट इशू प्राइस और करंट मार्केट प्राइस, दैट इज ईयर 0 में हमें मिलेगा नेट एनपी। 1 से लेके जो भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसमें हमें जाना होगा इंटरेस्ट
और n पर हमारी जाएगी रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक तरह से जो कंपनी की कॉस्ट पड़ रही है वो है। तो इसके स्टेप्स जो होंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। स्टेप 1, कैलकुलेट या फाइंड कैश फ्लोज। नंबर 2, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। स्टेप 3, कैलकुलेट IRR, किस मेथड से? इंटरपोलेशन मेथड से। ठीक है, ये चूंकि आपका ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है इसलिए इसको नहीं पढ़ाते हैं, बट अब टॉपिक स्टार्ट हो गया तो कर लेते हैं इसे। ठीक है, चलिए पढ़िए क्या लिखा है। RBML is proposing to sell a 5-year bond 5,000 at 8% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, नहीं ये तो क्वेश्चन ही अलग है। हम लोग बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अभी प्रेजेंट वैल्यू की। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। A company issued 10% debentures of 100 each एक काम करते हैं ना, इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसी का आंसर कर लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन किया था ना अभी हमने, अब इसी क्वेश्चन को हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, अब कैश फ्लोज में क्या होगा? कैश फ्लोज में ये हम लिखेंगे ईयर और यहां पर कैश फ्लो 0 ईयर, 1 से 5 ईयर्स एंड 50 ईयर। 0 ईयर में आएगा हमारा नेट NP दैट इज 80। 1 to 5 ईयर्स में हमारा जाएगा इंटरेस्ट, तो 10 माइनस 0.35% दैट इज 6.5। 10 इंटू 1 माइनस टी है, तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएगी हमारी रिडीमेबल वैल्यू दैट इज टी। सो हम एक काम करते हैं, PV फैक्टर लेते हैं 10%, तो 10% पे हमारा 1.00, 0.909 एंड 0.826। लेकिन ये 1 से 5 साल तक का लेना पड़ेगा, तो 1 से 5 साल तक का हम टोटल करेंगे तो दैट विल बी 3.791। हम सीधा क्योंकि ये एन्युटी फैक्टर आएगा और 5वें साल का ये 0.621। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो की जो 10% पे आ रही है वो कितनी है? 80, और यहाँ जाएगा हमारा -24.64 -62.10। ठीक है, ये हमारे आ रहे हैं और ये जा रहे हैं, तो टेक्निकली ये आ रही है 6.74। इंटरपोलेशन मेथड हम करते हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। अब हम 15% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं। ये आएगा 1.00, ये आएगा 33.52 एंड दिस इज 0.497। ठीक है, सो
अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालें। ये आएगा हमारा -80 और ये आपका 21.79 49.70। कुछ भी कर लें, अगर मैं उसे माइनस करता हूँ तो ये निगेटिव आएगी, तो ये पॉजिटिव आएगी, वट एवर यू वांट टू डू। अब IRR जो होता है, जो हम इंटरपोलेशन में यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट की अपॉन नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट की माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर रेट की इंटू हाई माइनस लो। सो 10% प्लस 6.74 अपॉन 6.74 माइनस 8.51 इंटू 15 माइनस 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 10% प्लस 6.74 अपॉन, इसको देखें कितना आता है, 6.74 प्लस 8.51 15.25 इंटू 5। सो KD कम्स टू 12.21%। फ्रेंड्स, ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पढ़ें। ठीक है, चलिए अभी हम कॉस्ट ऑफ डेट्स ही पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ये भी इसी तरीके से निकलेगा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, प्रेजेंट वैल्यू मेथड इस पर भी लगेगी, समझाते हैं। कन्वर्टिबल डिवेंचर कौन होते हैं? कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब है ऐसे डिवेंचर्स जिनके पास ऑप्शन है कि वो अपने डिवेंचर्स को शेयर होल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जब ऐसे सिनेरियो होगी तो फिर हम कैश फ्लो टेक्निक से ही उनको रिडेम्पशन वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें ये नहीं पता होता है कि रिडीम कितना करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद करते हैं। चलिए let a company issued 10,000 15% convertible debentures of 100 each, ठीक है, with a maturity period of 5 years। आगे लिख रहे हैं, at maturity debenture holder will have the option to convert the debenture into equity shares
in the ratio of 1:10. That is 10 equity shares for every debentures. ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा है करंट मार्केट प्राइस of equity shares is 12 rupees and growth rate of shares is 5%. फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है अप्लाई? क्योंकि उसी से हम पता चल पाएगा कि मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स की 5 साल बाद क्या होगी। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आज 12 रुपये की मार्केट वैल्यू है, 5 साल की इसमें ग्रोथ अप्लाई कर दीजिए तो 5 साल बाद की मार्केट वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी। हम देखेंगे रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी। रिडेम्पशन वैल्यू होगी हायर ऑफ नंबर 1 फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, नंबर 2 वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यस और नो? एक हम वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें हम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालते हैं। पाँच साल बाद देन वैल्यू 12 1 प्लस 0.05 की पावर 5. This will be 15.312. So ये आएगा नंबर 1 पे तो आएगा 100 और नंबर 2 पे आएगा 10 इंटू 15.312, दैट इज 53.12. क्लियर है ना? अब बाकी चीज़ें आपके पास हैं क्या? आपके पास क्वेश्चन में के डी इक्वल टू क्या चाहिए होता? आई 1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2. यही फॉर्मूला है. कितने परसेंट डिवेंचर्स थे? 15% डिवेंचर्स. टैक्स रेट हमारा 35% आ जाएगा. रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी? 153.12. इशू प्राइस हमारी 100 है अपॉन 153.12 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2. सही है? सो के डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 16.09%. ठीक है, के डी इज इक्वल टू आएगा आपका 69.09%. सो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए. इसमें हमने क्या देखा कि जो डिवेंचर्स हम अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये उसके हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है जी. चलिए, मुझे लगता है ये समझ में आया आपको. फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ. कॉस्ट ऑफ डेट्स में हमारे दो रहेंगे, एक तो रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल. इररिडीमेबल में हमारे लिए कोई नहीं है, इंटरेस्ट अपॉन एनपी कर देंगे. रिडीमेबल में हमें जो रिडेम्पशन वैल्यू एनपी का डिफरेंस है उसका इम्पैक्ट लेना पड़ता है. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए और उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू मेथड से भी कैलकुलेट करके सीखा. ठीक है.
अब फ्रेंड्स, जैसा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट्स है, सिमिलर पैटर्न पे आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर भी दो तरीके के हैं, कॉस्ट ऑफ irredeemable preference shares and cost of redeemable preference shares। ठीक है जी। तो अब इसको पढ़ेंगे, तरीका वही है, फ़र्क से इतना है कि चूंकि प्रेफरेंस डिविडेंड पर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद देते हैं, तो यहाँ पर हमें टैक्स 1-T नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेथड आ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बड़ा सिंपल है, KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस NP, सॉरी नो, यहाँ तो इररिडीमेबल है ना। सो इररिडीमेबल का तो बड़ा सिंपल होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। ठीक है, NP। यहाँ पर होगा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस NP अपॉन N अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस NP अपॉन 2। सही है? यस। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। XYZ and company issued 2000 10% preference shares of 100 each at 95. The company proposed to redeem the preference shares at the end of 10th year from the date of issue. रिडीम करना है, यानी कि ये रिडीमेबल वाले हैं। तो रिडीमेबल वाले हैं, तो यहाँ पर हम देंगे कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो हमारा 10 रुपीज़ है, रिडेम्पशन वैल्यू 100, नेट प्रोसीड 95 एंड N इज इक्वल टू 10। सो KP क्या आएगी? KP इज इक्वल टू 10 प्लस 100 माइनस 95 ऑन 10 अपॉन 100 प्लस 95 ऑन 2। सो KP इज इक्वल टू जो आएगा एवरेज वो 10.77% आएगा। ठीक है, चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। XYZ इशू 2000 प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए, तो जब रिडीमेबल की जगह इररिडीमेबल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 अपॉन 95, 10.53%। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, समझ आ रहा होगा ना। पढ़िए क्या लिखा है। R Energy issued preferred stock of 100 rupees with a stable dividend of 12 and a flotation cost of 3%. फ्लोटेशन का मतलब है जब हमने इशू कराया था तब हमारा कुछ पैसा लगा था। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? नेट प्रोसीड का मतलब है फ्लोटेशन कॉस्ट भी आ जाएगा इसमें। नंबर 2, KP is equal to 12 upon 97, that is
12.37%. NP is equal to market price minus फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है इशू एक्सपेंसेस होते हैं, जो इशू के टाइम पर खर्चे होते हैं वो होता है, तो इसलिए उसे माइनस करना बेटर होता है. ठीक है. सो फ्रेंड्स, ये अब हमने कॉस्ट ऑफ डेट समझा एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर समझा. अगले लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझेंगे एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग समझेंगे. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखेंगे. ठीक है. आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया है. थैंक यू वेरी मच.